हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द अल्केमिस्ट में। आज का क्लास जो है सो हमारे लिए काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी यादगार होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के क्लास में जो है सो हम क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर आए हैं कि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से आपस में रिएक्ट करेंगे, राइट। और उसके अलावा जो है सो आज हम ये भी बात करेंगे कि हमारा केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है। एटलीस्ट आपको केमिकल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन आना चाहिए, राइट। उसके अलावा जो है सो हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे और ऑक्टेट रूल की भी बात करेंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, हम उनके लिए ढेर सारा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहें। लेकिन कृपया करके हमारा भी साथ दें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग थोड़ा जो है सो रिमाइंड करेंगे अपने माइंड को और यह सोचेंगे कि क्लास 9th में जब हमने नील बोर्स का जब एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो उस दौरान जो है सो हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि नील बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब वो लिखते हैं KLMN फॉर्म में, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दैट द एटम्स लाइक टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहने का मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, राइट। एटॉमिक नंबर कम से कम आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो फेमस एलिमेंट है जैसे अल्कली मेटल्स हो गए, हैलोजेंस हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, तो इनका एटॉमिक नंबर, इनकी एटॉमिक मासेस, इनके सिंबल्स एटलीस्ट आपके ध्यान में बना रहना चाहिए। तो सोडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोडियम के पास अगर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, अगर हम इसका KLMN वाइज अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमारे पास आएगा 281, राइट। तो ये जो हमारा वैलेंस सेल कहने का मतलब कि जो सबसे बाहर वाला जो सेल होता है उसमें जितना हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या चाहता है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये नील बोर्स ने ये चीज कैसे फाइंड आउट किया था, राइट, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली जो है सो हम देखते क्या हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एक्टिव होते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं मिलता। क्योंकि एटम्स के डिफिनेशन में ही हमने क्या पढ़ा था कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, राइट। तो एटम्स हमारे इंडिपेंडेंट नहीं मिलते थे, तो लोगों ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये आपस में रिएक्ट क्यों कर जाते हैं। तब इनको एक नई प्रजाति मिली जो कि बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट मिल रहा था। ठीक है, उनको क्या नाम दिया इन लोगों ने? नोबल गैसेस। इनको किसी से भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने मालिक खुद हैं, ठीक है, या किसी से भी रिएक्शन नहीं दिखाते या हमारा इंडिपेंडेंट मिल जाते हैं, इनके एटम्स हमें इंडिपेंडेंट मिल जाता है। क्यों? तो जैसे कुछ खास जो नोबल गैसेस है उसके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने देखे, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखिएगा तो कुछ जनरल ट्रेंड आपको नजर आएगा। 2 2 8 2 8 8। चलिए हीलियम तो मान सकते हैं कि एक सबसे नहीं, इसका डुप्लेट ही बन रहा है, लेकिन इन दोनों के आउटरमोस्ट सेल को देखिए क्या है। यहां पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, चाहे नियॉन हो या आर्गन हो, या इसके आगे अगर हम जेनन या क्रिप्टन को भी देखें तो वहां पे भी जो है सो हमें 8 इलेक्ट्रॉन ही देखने को आउटरमोस्ट सेल में मिलेंगे। तो इससे एक स्टेटमेंट साबित हुआ कि जिनके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वह भी हमारा नोबल गैसेस की तरह इंडिपेंडेंट मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम तो बोल रहे हैं कि हमारे पास तो बाहर में एक ही, अब हम हमारी किस्मत फूटी है, हमारे पास 8 नहीं है, तो 8 कैसे करेंगे? तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको 8 करने के लिए क्या करना होगा? यह जो एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर मान लीजिए कि इसका एटॉमिक ऑर्बिटल हम बनाते हैं, ऑर्बिट्स बनाते हैं, तो पहले ऑर्बिट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8, ठीक। और इसका जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब इसको जो है सो एक ही है, इसको 8 बनाना है। अब ये कैसे करेगा? तो यहां सोडियम के सामने मुसीबत है। तो अब देखिए कि कोई भी अगर एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन अगर उसको लूज करना है तो दोनों ही कंडीशन में कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उसको चाहिए होती है। एक गेन करता है तब तो एनर्जी रिलीज करता है, राइट, लेकिन एक से ज्यादा अगर जब उसे गेन करना पड़ जाता है तो वहां पे भी उसको एनर्जी चाहिए होती है।
तो अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि इस एक को अगर हमें 8 बनाना है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसको देना पड़ेगा तो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को इसमें एक्सेप्ट कराना है। या फिर अगर ये एक अगर लूज कर देगा तो ये ऑर्बिट ही खत्म, उसके बाद इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया, वैलेंस शेल, ये वाला, और इसमें ऑलरेडी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है। तो अब जरा खुद अंदाजा लगाइए कि जहां 7 एक्सेप्ट करने के लिए कुछ एनर्जी देना है और एक रिलीज करवाने के लिए भी कुछ एनर्जी देना है, तो कौन सा एनर्जी कम होगा, एक रिलीज करने वाला नंबर गेम है, जो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो एनर्जी भी कम चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में ये लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इस कारण से जो है सोडियम हमारा क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा इन द सेंस कि हम यह भी बोल सकते हैं कि अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। Ne का भी 2 8 है, Na प्लस का भी 2 8 हो जाएगा। अब ये Na प्लस क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से हट गया, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। तो इसके ऊपर एक +1 का चार्ज डेवलप कर जाएगा। क्लियर है, किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो ये ऑक्टेट फॉर्मेशन के लिए जिसके भी आउटर मोस्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस हो, वह क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए वह अपने 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देता है। ये काम कौन करता है, आमतौर पर मेटल्स, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हमारा मेटल्स के जो हैं सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके वैलेंस सेल में हमारे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है। तो जिसके भी वैलेंस सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होगा वो डोनेट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। चलिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन जहां पे भी होगा वहां पे हमारा पॉजिटिव एंटिटीज का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं या कटायंस के नाम से भी जानते हैं, यानी मेटल्स हमारा कटायंस का फॉर्मेशन करेगा। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए कि सोडियम के साथ ही जो है हमारे पास, मान लीजिए कि एक एंटिटी ले लिया हमने क्लोरीन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पहले ही मैंने बोला था कि हैलोजन ग्रुप का भी आपको कम से कम एटॉमिक नंबर सारा याद रहना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो आएगा कुछ 287। अब देखिए कि क्लोरीन के साथ क्या है कि क्लोरीन का आउटर मोस्ट पूरा करने के लिए चाहिए कितना, सिर्फ एक। इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको 7 लूज करवाना पड़ेगा सोडियम की तरीके का। यहां पे भी नंबर गेम है, कौन सा कम नंबर है, 1, यानी उसमें एनर्जी क्या लगेगी, काफी कम, यानी ये 1 गेन करेगा ना कि 7 लूज। क्लियर है। तो जिसमें भी आउटर मोस्ट सेल में 5 6 या 7 हो वो गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में हमारे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वह क्या करते हैं, वह हमारा डोनेट करने की, लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर है। चलिए, तो मान लीजिए कि सोडियम और क्लोरीन को हमने एक दूसरे के साथ रखा थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी देर के लिए अगर इनको साथ रखा तो जैसे 2 आदमी अगर एक साथ बैठे हो तो कोई ना कोई बात शुरू हो ही जाती है। तो यहां पे भी अगर हम बात करें कि सोडियम और क्लोरीन को एक साथ रखा, तो सोडियम ने बोला कि हमें अपना ऑक्टेट पूरा करना है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। क्लोरीन बोला अरे वाह ये तो कमाल की बात है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी बोला सोडियम को ठीक है मुझे दे दो, है ना। तो उस कंडीशन में सोडियम क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है सो लूज करेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, हमारा क्लोरीन, अपना ऑक्टेट पूरा करने को, है ना। अब कमाल की बात यह है कि Cl2 गैसियस फॉर्म में मिलता है तो 2 क्लोरीन होगा, तो इसके लिए 2 सोडियम आयन का फॉर्मेशन होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, अगर क्लोरीन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 17 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का नंबर अब कितना हो जाएगा, 18, और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 18 हुआ तो एक -1 चार्ज डेवलप कर जाएगा क्लोरीन के ऊपर, यानी 2 क्लोरीन आयन भी बन जाएंगे। या सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक एक ही लिखते हैं, 1 सोडियम आयन 1 क्लोरीन आयन। क्लियर है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज आयंस यानी कटायंस का फॉर्मेशन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव चार्ज या अनायन का फॉर्म करेगा, और
बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक मेटल से एक नॉन मेटल की ही होता है। अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनर भी होना चाहिए, और किसी को अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करना है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर भी होना चाहिए, है ना। यही कारण है कि आमतौर पे जब भी एक नॉन मेटल और मेटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्टेट पूरा करने का दो तरीका हमने देखा। क्या क्या तरीका था? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चलिए सिंबल लिख दे रहे हैं हम लोग। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक तीसरा तरीका भी आता है। जैसे आप लोगों ने एक बात मिस कर दी, मैंने बोला कि जिसके पास आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो लूज करेगा, डोनेट करेगा। जिसके पास 5, 6 या 7 होगा वो एक्सेप्ट करेगा। आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर जिसके पास 4 होगा या 8 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज अपने क्वेश्चन अपने दिमाग में जरूर लाइए। अगर 4 होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ना डोनेशन होगा और ना ही एक्सेप्टेंस होगा। तो तीसरा तरीका है ऑक्टेट पूरा करने का, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में जो है सो एक अलग से एक और वीडियो में बात करेंगे हम लोग। आज हम जो है सो डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या कहता है, जो हमने देख लिया मेटल्स के साथ होता है। मेटल्स के साथ अगर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? नॉन मेटल्स करेंगे, जिनके लास्ट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। मेटल्स हमारा पॉजिटिव आयन बनाएगा, नॉन मेटल्स हमारे नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो चलिए आयंस भी का भी फॉर्मेशन दिखा दें। जैसे अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 2, 8, 2। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक। सामने रख दिया हमने क्लोरीन। अब एक क्लोरीन से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और क्लोरीन को चाहिए सिर्फ एक ही, है ना। तो वहां पे क्या होगा? 2 क्लोरीन चाहिए। अब देखिए ये जो डॉट टाइप जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सिंबल्स डॉट सिंबल्स दिए थे। और एक्चुअली मैग्नीशियम को भी जो है सो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, 2। अब ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये डॉट हमारा रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल कहने का मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉट्स। तो अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच रिएक्शन किस तरीके से होगा? मैग्नीशियम जो है वो एक क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक क्लोरीन को ये मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन डोनेशन जब होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए? देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। डोनेशन के बाद क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके एक 2 पॉजिटिव का एक आयन बनाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना। वहीं पे ये क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट खत्म तो नहीं हुआ बल्कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट इनका पूरा हो गया। तो हम इनका ऑक्टेट पूरा दिखा देंगे, 8 के 8 गिन लीजिए। एक और क्लोरीन है, ये भी जो है सो अपना 8 के 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके है ना अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा कर चुके। लेकिन इन दोनों क्लोरीन के ऊपर एक एक माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हो चुका है। अब एक बात बताइए कि यहां पे ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये मैग्नीशियम और ये क्लोरीन के बीच क्या लगेगा? एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं? तो एटम्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसके कारण वो मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट बना सकें, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? केमिकल बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी मॉलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं, चाहे H2O हो, CH4 हो, CO2 हो, O2 हो, तो जितने भी आप केमिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हो
वो सारे मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं, वो एटम्स के बीच कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा ना, तभी तो वो आपस में मिलके हमारा एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस का फॉर्मेशन के कारण जो है यह आपस में जुड़कर और हमारा एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, आयंस के बीच लग रहा है या नहीं? तो इस टाइप के केमिकल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक केमिकल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, क्लियर सी बात है? केमिकल बॉन्ड समझ में आया? केमिकल बॉन्ड अगर डिफाइन करना होगा तो क्या डिफाइन करेंगे कि द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विच एक्ट बिटवीन ग्रुप ऑफ एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल आर नोन एज केमिकल बॉन्ड्स। इसमें फर्स्ट टाइप के हमारे केमिकल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, किसकी, आयनिक बॉन्ड, यानी द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच अकर बिटवीन और विच एक्ट बिटवीन आयंस आर नोन एज आयनिक बॉन्ड। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा चलिए अब 10वें के बोर्ड की बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में जो है सो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। एक्चुअली यही क्वेश्चन जो है सो हमारा 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या था क्वेश्चन, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चे क्या लिखेंगे, सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, HCl मिलाएंगे और उसको मिलाकर और मैग्नीशियम क्लोराइड बना देंगे। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आपको उसका लेविस स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा कि हाँ भैया यहाँ पर एक मैग्नीशियम एटम है, वह अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 अलग अलग क्लोरीन एटम से के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर के कारण खुद कटायन बन रहा है, बाकी दोनों को अनायन बना रहा है और रिजल्टेंट हमारा MgCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आपको उस क्वेश्चन को आंसर करने का। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक और स्ट्रक्चर बना दे, चलिए एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इस बार 2 अनायन 1 कटायन रखा था हमने। चलिए इस बार आपके लिए जो है सो 2 कटायन और 1 अनायन की बात करेंगे। कटायन कौन कौन सा, एक पकड़ लो सोडियम, एक और पकड़ लो सोडियम। कितना होता है आउटोमोस्ट में, 1। ऑक्सीजन के आउटोमोस्ट में 6। क्या होगा, सोडियम ट्रांसफर करेगा क्योंकि ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 6 है तो 8 के लिए 2 ही चाहिए ना, और सोडियम के पास 1-1 है तो दोनों अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा, एक Na+, एक और Na+, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है अपना, यह अपना ऑक्टेट पूरा करके गदगद हो जाएगा, एक 2 नेगेटिव का चार्ज डेवलप कर जाएगा। और फाइनल स्टेप में क्या लिख देंगे, बन गया भैया हमारा Na2O। क्लियर है? तो इस टाइप के अगर आप लोग चाहें तो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं जितने। अच्छा, आयनिक कंपाउंड मैंने एक वर्ड यूज किया, तो बेसिकली जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू आयंस के कारण जो हमारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड, है ना। आयन से बना है तो आयनिक कंपाउंड। अब उसके बाद अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो ये हमने डिफाइन कर ही लिया कि आयंस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कर सकते हैं। एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो चार्जेस के बीच लगता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इन आयनिक कंपाउंड के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इसको भी याद रखिएगा। क्या क्या है प्रॉपर्टीज, पहली चीज है कि ये जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि आयंस का एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट हमारा इनमें बना हुआ रहता है। वेल डिफाइंड अरेंजमेंट किसको कहेंगे, जैसे अगर NaCl की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक हमारा Na+ आयन, फिर एक Cl- आयन, फिर Na+ आयन, फिर एक Cl- आयन, फिर हमारा Cl- Na+ के नीचे
Cl माइनस के नीचे Na प्लस, फिर हमारा Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी एक आयन को, जैसे इस सोडियम आयन को अगर यहाँ पे देखो, तो आप देखोगे क्या कि इसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है? इसके ऑपोजिटली चार्ज क्लोरीन आयन ने। और वहीं पर अगर एक क्लोरीन आयन को देखो तो इसको भी किसने घेर रखा है अपने चारों तरफ से? सोडियम आयन ने, है कि नहीं? तो ये जो एक वेल डिफाइंड जो, और इतना ही नहीं, ये तो हमने 2 डायमेंशन में बात की, लेंथ और ब्रेथ की। अगर हाइट, इस सोडियम के ऊपर में भी एक क्लोरीन होगा और इस सोडियम के पीछे में भी एक क्लोरीन होगा। यही कारण है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आयनिक कंपाउंड्स में या क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी आयन के आसपास जितने नंबर ऑफ अदर आयंस होते हैं उसको हम जानते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है, क्योंकि एक आयन के आसपास कितने आप देख सकते हो? 6 अदर आयन, 4 आप इस पर देख रहे हो और इसके अलावा 2, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। तो ये एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक सिंपल यूनिट उठा के रख लो, इसी को हम बोलते हैं इसका फॉर्मूला यूनिट NaCl। ठीक है, आगे बढ़े तो समझ में आ गया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो कोई भी आयन का एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, एमॉर्फस एक होता है, उसमें हो सकता है कि Na+Na+ एक साथ रख दिया जाए, तो वो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होगा, तो वैसे सॉलिड को हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। लेकिन आयनिक तो हमारे क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक, अब देखो कि इनके बीच, इनके आयंस के बीच क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा। ऑपोजिट चार्ज आयंस है, एक दूसरे को बहुत ताकत के साथ एकदम पकड़े हुए रहेंगे, है ना? इस कारण से इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि काफी स्ट्रांगली हमारा ये पकड़ा रहता है आयंस एक दूसरे को। नेक्स्ट चीज है हमारा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट चीज है दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। but conduct electricity in aqueous solution or in molten state। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश कीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम आयंस अगर एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली अगर हेल्ड किए हुए हैं तो आयंस तो मूवेबल होंगे नहीं और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना? तो इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा इनको पानी में डिजोल्व कर दो, बहुत अच्छी तरीके से वाटर में डिजोल्व होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि वाटर के अंदर भी टेम्पोररी चार्जेस का फॉर्मेशन होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन सब की बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो यह जो है सो वाटर के साथ बहुत इजीली डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने के कारण क्या है कि इसके आयंस के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है। अब आयंस के बीच का अगर सेपरेशन बढ़ेगा तो आयंस जो है सो मूव होने के लिए मूवेबल भी हो जाएंगे, है ना? और जब उनकी मोबिलिटी या मूवेबल अगर वो हो जाएगा तो वो चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी कर सकता है। तो इस कारण से मोल्टेन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन में इजिली हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और कुछ आयनिक कंपाउंड्स के हमारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड्स हमारा ब्रिटल नेचर का होता है, दीज आर ब्रिटल।
ब्रिटल यानी मैलिएबल का उल्टा। मैलिएबल में क्या होता था कि अगर किसी चीज को, अगर किसी मेटल को अगर पीटते थे तो वो चपटा हो जाता था, है ना। इसको पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा आयनिक कंपाउंड्स। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या बात की? आज हमने बात किया कि हमारा केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, राइट, या आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, वो चीज़ हमने सीखा। आयनिक बॉन्ड के या आयनिक कंपाउंड के हमारे प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, वो सारी बातें भी हमने इस वीडियो में की। तो आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ जो है सो काफ़ी मज़ा भी आया होगा आपको, है ना। तो इस कारण से जो है सो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं रेगुलरली आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगले वीडियो में हम इस केमिकल बॉन्डिंग का जो डिबेट है हमारा, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हम वहाँ पे शेयरिंग की भी बात करेंगे, है ना, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम किस तरीके से बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। और उसके अलावा जो है सो अगले वीडियो में जो है सो हम लोग और कई नई चीज़ों पे भी बात करने वाले हैं। तो इस कारण से अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भी जितना हो सके शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। चलिए फिर, धन्यवाद।